आज जो हमारा और आप लोगों का चैप्टर है वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन। वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन। बस आइए कि हम और आप लोग डायरेक्ट इस चैप्टर को स्टार्ट कर लें। हम पहले ज़रूर डिफाइन करेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन का मतलब बायो में होता क्या है। इसकी बड़ी आसान डेफिनेशन है, लिखवा लेता हूं। दी हारमोनियस HARMONIOUS दी हारमोनियस functioning of the interrelated organs or parts or structures is called coordination। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम और आप लोग कोऑर्डिनेशन की डिफिनीशन को देख ले, बहुत ही आसान है। द हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द इंटररिलेटेड ऑर्गन्स, पार्ट्स और स्ट्रक्चर्स इज सिंपली कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन वन। अगर हम और आप लोग इस डिफिनीशन के अंदर देख ले तो थोड़ा सा हमें जो मुश्किल लफ्ज नजर आता है वो हार्मोनियस है। याद रख ले, ये हार्मोनियस ये इंग्लिश का लफ्ज है और इसका मतलब होता ही है अंडरस्टैंडिंग, सादा अंग्रेजी में। तो मैं इसके ऊपर लिखवा लेता हूं कि इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग होता है। और शाबाश है। अब अगर हम और आप लोग इस डिफिनीशन को देख ले तो इसका मतलब ये हुआ द अंडरस्टैंडिंग फंक्शनिंग ऑफ द इंटररिलेटेड ऑर्गन्स आर पार्ट्स और स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग ह्यूमन बींग्स के बॉडी को देख ले, इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स प्रेजेंट है, इनमें मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स प्रेजेंट है, इनमें मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। हर एक का अपना अपना एक फंक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हार्ट है तो इसका फंक्शन ये है कि ये ब्लड को पंप करेगा। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर लंग्स है, इसका फंक्शन ये है कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराएगा। ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो डाइजेशन कराएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो सर्कुलेशन कराएगा। मस्कुलर सिस्टम है, वो मूवमेंट कराएगा। शाबाश से स्केलेटन सिस्टम है, वो सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा भी और मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। हर एक का अपना अपना एक फंक्शन होता है। तो जो एक बॉडी है, ह्यूमन बींग्स है, बॉडी है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इनके बीच में बड़ी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग होती है, हार्मनी होती है कि हार्ट अपने ब्लड को पंप करना है, लंग्स आपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपने डाइजेशन करनी है, मस्कुलर सिस्टम आपने मूवमेंट करानी है, स्केलेटल सिस्टम बोन्स वगैरह आपने सपोर्ट प्रोवाइड करना है, आईज आपने विजन करना है, ईयर्स आपने हियरिंग करनी है। हर एक का अपना अपना एक फंक्शन होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है इनके बीच में कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है, ऐसा नहीं हो सकता कि हार्ट है आज ब्लड पंप करेगा, कल को वो चाहे कि नहीं मैंने ब्लड को पंप नहीं करना है, मैंने लंग्स की तरह एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है। ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। लंग्स ऐसा नहीं कर सकते कि आज वो कहे कि नहीं मैंने एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं करना है, बल्कि मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह फूड को डाइजेस्ट करना है। नो नो। तो ऑर्गन्स के बीच में, लेकिन एक एनिमल के ऑर्गन्स के बीच में, स्ट्रक्चर्स के बीच में ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि आपने ये करना है, मैंने ये करना है, आपने इस तरह से करना है, मैंने इस तरह से करना है, इस अंडरस्टैंडिंग को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब इस कोऑर्डिनेशन में किन किन सिस्टम्स का रोल होता है? हर एक सिस्टम का रोल है। अगर आप लोग किसी भी सिस्टम को देख ले, हर एक सिस्टम का कुछ ना कुछ रोल जरूर होता है, लेकिन वो सारे के सारे आपके कोर्स के अंदर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ दो ही है। नंबर वन, नर्वस कोऑर्डिनेशन। हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इनमें नर्वस सिस्टम का कैसे रोल होता है कि ये ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन लाता है, ऑर्गन्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग लाता है कि आपने ये करना है, आपने ये करना है। तो इस चैप्टर में हम और आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसी ही चीज को देखेंगे कि नर्वस सिस्टम का कैसे रोल होता है इस अंडरस्टैंडिंग को प्रोड्यूस करने में। जबकि एक और भी कोऑर्डिनेशन सिस्टम आपके कोर्स के अंदर है और इसको हम और आप लोग कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। और जो केमिकल
कोऑर्डिनेशन है वो भी आपके कोर्स के अंदर है। इनको भी हम और आप लोग पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स यानी जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं ये कैसे ऑर्गन्स के बीच में ये हार्मनी जो होती है, अंडरस्टैंडिंग जो होती है, ये फिर ले आते हैं। तो आपके पूरे कोर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही चैप्टर्स हैं जो कि कोऑर्डिनेशन के बारे में है। और जाइए कि फिलहाल हम और आप लोग नर्वस कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट कर ले। स्टार्ट करने से पहले इन दोनों चैप्टर्स में 2 मेन डिफरेंसेस हैं, कोर्स में भी है, क्योंकि ईटा के लिहाज से ये कुछ हद तक इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए जरूरी है कि वो 2 पॉइंट्स में आप लोगों को पहले समझा दूं, फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन में उन 2 पॉइंट्स को हम और आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इधर ही मैं आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम और आप लोग देख ले तो जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है हमारे साथ, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, इसको हम और आप लोग न्यूरॉन कहते हैं। बहुत ही आसान है, यानी न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस कोऑर्डिनेशन। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इसके बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम आमतौर पे हार्मोन्स कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ हार्मोन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द केमिकल कोऑर्डिनेशन वन। तो अगर आप लोग न्यूरॉन्स को देख ले, एक ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर ये 100 बिलियन से भी ज्यादा होते हैं। हम पढ़ेंगे, कोर्स के अंदर है, 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम और आप लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन को देख ले और हार्मोन्स को हम और आप लोग काउंट करना शुरू कर ले, तो आपके कोर्स में बामुश्किल 50-60 भी नहीं है। बहरहाल अगर हम और आप लोग सब ग्लैंड्स को ले ले, सब हार्मोन्स को हम काउंट कर ले, तो मैक्सिमम 100 या 200 या 300 बन जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो हार्मोन्स होते हैं ये ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी के अंदर हंड्रेड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इसमें लार्जेस्ट वाला कौन सा है, इसमें कोई शक नहीं है, नर्वस कोऑर्डिनेशन ही लार्जेस्ट कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है। तब जाके इनके साथ मैं पहला पॉइंट लिखवा लेता हूं, इट इज द लार्जेस्ट कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन आवर बॉडी वन। हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो सेकंड लार्जेस्ट कोऑर्डिनेशन सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो ये 2 पॉइंट्स, पहला पॉइंट आपके ज़हन में ये होना चाहिए, कहीं एमसीक्यूज के अंदर पूछा गया कि ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट कोऑर्डिनेशन सिस्टम कौन सा वाला है, तो फिर वो नर्वस वाला होगा। सेकेंड लार्जेस्ट कोऑर्डिनेशन सिस्टम कौन सा वाला है, तो फिर ये केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा। सेकंड पॉइंट वो ये है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन को जब हम और आप लोग पढ़ेंगे तो उधर पे ब्रेन होगा, स्पाइनल कार्ड होगा। ब्रेन में एक पार्ट है जिसको हम और आप लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं, हम पढ़ेंगे भी। तो हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके बिल्कुल नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एंड यू नो पिट्यूटरी ग्लैंड इज पार्ट ऑफ द केमिकल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि वो तो ग्लैंड है। तो हाइपोथैलेमस ऊपर है, इसके नीचे वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन फंक्शन यह है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर बाकी जितने भी ग्लैंड्स हैं, इसको इसने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल किए हुए हैं। तो इसलिए तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसने बाकी सब ग्लैंड्स को कंट्रोल किया हुआ है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, तो जो हाइपोथैलेमस है, हम पढ़ेंगे, इस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में एक स्टाक होता है, STAL के स्टाक होता है, डंडी होती है, जिसके थ्रू ये आपस में अटैच होते हैं। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड किसी भी हार्मोन को अगर रिलीज करता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उधर हाइपोथैलेमस से एक फैक्टर आता है। सिर्फ इशारा दे रहा हूं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हम और आप लोग इसको पढ़ेंगे भी। एक फैक्टर आता है, वो हाइपोथैलेमस से उस स्टाक के थ्रू नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड को आ जाता है। उस फैक्टर को पिट्यूटरी ग्लैंड पहचान लेता है और इसके रिजल्ट में उस हार्मोन को सीक्रेट कर लेता है। वो हार्मोन चला जाता है, जो दूसरा ग्लैंड होता है वो इनको फिर कंट्रोल करता है। इसका मतलब यह हुआ कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम और आप लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जिसने केमिकल कोऑर्डिनेशन के हर एक ग्लैंड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल किया हुआ है, तब जाके हम इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्लैंड इट इटसेल्फ इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। लेकिन जो हाइपोथैलेमस है दैट इज पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम वन। इसका मतलब यह हुआ कि नर्वस सिस्टम सुपीरियर भी है।
तो जो दूसरा पॉइंट है, जो खूबसूरत पॉइंट है, वो इसके अंदर ये है कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है ये सुपीरियर यानी सबसे टॉप पे है। ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, लेकिन जो केमिकल वाला है वो सुपीरियर तो नहीं है। हां, आप लोग लिख सकते हैं कि ये इंफीरियर होता है, थोड़ा सा इसके नीचे जो है ये फिर प्रेजेंट होता है। तो ये दो पॉइंट्स हैं कोर्स के अंदर इन्होंने डिस्कस किए हुए हैं, छोटे छोटे अल्फाज में इन्होंने इसको डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोगों को पता हो, कहीं पूछा गया कि ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट कोऑर्डिनेशन सिस्टम है कौन सा है, तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि नर्वस है। लेकिन कौन सा वाला सुपीरियर है, तो भी नर्वस वाला है। जो केमिकल वाला है वो सेकेंड लार्जेस्ट है, और फिर ये इंफीरियर होता है। और भी कोऑर्डिनेशन सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे कौन है, पांचवें नंबर पे कौन है, वो आपके कोर्स में फिलहाल नहीं है, वो आगे जाके आप लोगों को पता चल जाएगा। आज जिस चीज को हम और आप लोग शुरू कर रहे हैं वो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, यानी जो लार्जेस्ट है और जो सुपीरियर है। लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है, इसको हम और आप लोग न्यूरॉन कहते हैं। तो अभी जिस चीज को हम और आप लोग डिस्कस करेंगे वो कोई और चीज नहीं होगी, वो न्यूरॉन ही होगा। तो न्यूरॉन को हम और आप लोग पहले डिस्कस करेंगे कि ये न्यूरॉन क्या होते हैं, फिर हम और आप लोग आगे जाएंगे ये सारा कुछ कैसे प्रेजेंट होता है। ये जो न्यूरॉन होता है, शाबाश है, ये जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन के लिए आप ही के बुक ने एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया हुआ है, वो है नर्व सेल। ये इसलिए बता रहा हूं कि बाद दफा एमसीक्यूज में न्यूरॉन की बजाय वो लफ्ज नर्व सेल लिखवा लेता है। नर्व सेल, नर्व सेल भी हम इसको कहते हैं, लेकिन बाद दफा जिनमें आपकी किताब भी शामिल है इसके लिए एक तीसरा लफ्ज भी लिखते हैं, वो है नर्व, NER, सिर्फ नर्व हम इसको लिखते हैं। लेकिन याद रख ले कि मैं नर्व को अंडरलाइन कर रहा हूं, ये नर्व एमसीक्यूज में आप लोगों ने खुद ही डिसाइड करना है। इसको हम न्यूरॉन के लिए भी लगाते हैं, लेकिन नर्व का लफ्ज इसी ही चैप्टर में हम किसी और चीज के लिए भी लगाते हैं, और जब हम आगे जाएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसके लिए भी हम नर्व का लफ्ज जो है हम इनको फिर लगा लेते हैं। ये जो न्यूरॉन होता है, ये जो न्यूरॉन होता है, चूंकि इसके अंदर किसी किस्म की सेल डिवीजन नहीं होती, ये बात मैंने आपके साथ मसल्स के चैप्टर के अंदर भी डिस्कस की हुई थी कि जो मसल के सेल्स हैं इनमें ना किसी किस्म की सेल डिवीजन होती है, इसी तरह से जो नर्व सेल्स है इनके अंदर भी किसी किस्म की सेल डिवीजन नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि बाय बर्थ किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर जितने मसल के सेल्स हैं या जितने नर्व के सेल्स हैं उतने ही होंगे, कम हो सकते हैं अगर डैमेज हो जाए, ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन यह बात मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई थी कि अगर सेल के अंदर सेल डिवीजन ना हो, नंबर नहीं बढ़ता, ग्रोथ होती है, तो कुछ सेल में ग्रोथ ज्यादा होता है, कुछ सेल में ग्रोथ कम होता है। जिस तरह के मसल के सेल से इनमें ग्रोथ होता है, तब जाके मैंने उधर भी आप लोगों को यह बात समझाई हुई थी कि जब हम मसल के सेल्स के स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो एलंगेटेड बनाएंगे, सिलेंड्रिकल हम बनाएंगे। इसी तरह से ये जो न्यूरॉन होते हैं, चूंकि इनके अंदर भी ग्रोथ होता है, तो इनके साइज को भी जब हम बनाते हैं, शेप को हम बनाते हैं, एलंगेटेड बनाते हैं। वो जो 9/10 में आप लोग सेल का वो जो टिपिकल गोल सा स्ट्रक्चर होता है, इस जैसा हम इसको नहीं बनाते। तो इसके पीछे सीक्रेट क्या है, राज क्या है, एक ही है कि चूंकि इसके अंदर ग्रोथ होता है, लेकिन वो ग्रोथ राउंड नहीं होता, एलंगेटेड होता है, तब जाके इनका जो शेप होता है वो भी फिर एलंगेटेड बन जाता है। जो सेल्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम और आप लोगों ने नेफ्रॉन को भी पढ़ा हुआ था कि आसानी के लिए हम इनको दो पार्ट्स में हम इनको स्टडी करते हैं, कैप्सुलर बीटा, ट्यूबुलर बीटा। इसी तरह से चूंकि नर्व का सेल भी लेंथी सेल है, बड़ा सेल है, मीटर में इसकी लेंथ होती है, तो आसानी के लिए हम इनको आमतौर पे दो पार्ट्स में हम इनको स्टडी करते हैं, दो पार्ट्स में हम इनको स्टडी करते हैं। तो आपके कोर्स ही के लिहाज से कि जो न्यूरॉन होता है, जो नर्व सेल होता है, इनके अंदर जो दो मेन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें से एक को हम और आप लोग कहते हैं, शाबाश से, सेल बॉडी। लेकिन सेल बॉडी के लिए आपके बुक ने एक और लफ्ज भी लिखा हुआ है, सोमा। लेकिन अगर आप लोग तीसरा लफ्ज लिखना चाहे, हम इसको साइटॉन भी कहते हैं, कुछ लोग इसको पेरी कैरियन भी लोग इसको कहते हैं। तो ये 4 डिफरेंट नेम्स हैं सेल बॉडी के लिए, सोमा के लिए, शाबाश से, हम और आप लोग इनको फिर आमतौर पे ये हम इसको कहते हैं। लेकिन इसके अंदर जो दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा पार्ट प्रेजेंट होता है, इनको हम कहते हैं नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स। लेकिन आपके बुक ने नर्व फाइबर्स के लिए एक और लफ्ज भी लिखा हुआ है, और वो है फाइबरस
स्ट्रक्चर्स हम इसको कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूरॉन होता है इसके अंदर दो मेन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एक सेल बॉडी होती है, सोमा होता है, साइटॉन या पेरिकेरियन होता है, जबकि जो दूसरा पार्ट होता है इसको हम आमतौर पे नर्व फाइबर्स या फाइब्रस स्ट्रक्चर्स हम इनको कहते हैं। लेकिन ये बात आपके साथ फिर भी मैं शेयर कर लूं कि जो न्यूरॉन है, जो कि एक सेल है, सेल हमेशा के लिए स्ट्रक्चर्ड यूनिट भी होता है, फंक्शनल यूनिट भी होता है। इसका मतलब कि जो न्यूरॉन है इसका जो स्ट्रक्चर है, और जो स्ट्रक्चर है इसकी स्टडी को हम और आप लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। लेकिन इसका जो फंक्शन है वो कोई और नहीं है। जो फंक्शन होता है इसको हम और आप लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। तो जो न्यूरॉन के सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो भी आपके कोर्स के अंदर है, हम पहले इसको पढ़ेंगे। तो फिर न्यूरॉन के सेल का फंक्शन क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, नो डाउट वो कोई और नहीं है, वो नर्व इंपल्स ही है। तो आपके कोर्स के अंदर नर्व इंपल्स भी है, उसको भी हम और आप लोग पढ़ेंगे। तो कम से कम ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को भी हम और आप लोग पढ़ेंगे और न्यूरॉन के फंक्शन को भी हम और आप लोग पढ़ेंगे। जिस तरह के हम और आप लोगों ने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को भी पढ़ा हुआ था, नेफ्रॉन के फंक्शन को भी हम और आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, इसी तरह से मसल के सेल के स्ट्रक्चर को भी हम और आप लोगों ने पढ़ा हुआ था और मसल सेल्स के फंक्शन को भी हम और आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। एग्जैक्टली ऐसे ही जो न्यूरॉन होते हैं इसके स्ट्रक्चर को भी हम और आप लोग पढ़ेंगे और इसके फंक्शन को भी हम और आप लोग पढ़ेंगे। तो आज अभी जिस चीज को हम और आप लोग पढ़ रहे हैं वो न्यूरॉन के सेल का स्ट्रक्चर है, वो न्यूरॉन के सेल का फंक्शन नहीं है। फंक्शन हम और आप लोग इसके बाद इसको पढ़ेंगे। तो जो न्यूरॉन के सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, आपके कोर्स के मुताबिक कहीं पूछा गया कि इसके अंदर कितने मेन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो दो मेन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सेल बॉडी है और नर्व फाइबर्स है या फाइबर स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आप लोग इसको फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे तो अच्छी बात होगी। लेकिन ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं, फाइबर स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपके कोर्स के मुताबिक कि हम और आप लोग इसको फिर दो पार्ट्स में हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। यानी जो नर्व फाइबर्स है या शाबाश है जो फाइबर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो लफ्ज है ये न्यूरोसाइंस में यानी इस चैप्टर के अंदर हम इनको दो अल्फाज के लिए हम इसको लगाते हैं। इसका मतलब डेंड्रान और इसका मतलब प्लस एक्सान भी होता है। यानी जब भी आपको ईटा में एमसीक्यूज के अंदर नर्व फाइबर्स या फाइबर स्ट्रक्चर का नजर आ जाए तो इसका मतलब हमेशा के लिए डेंड्रान प्लस एक्सान होंगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह हम और आप लोग इसको फिर इक्वेशन नंबर 2 हम और आप लोग इसको कह सकते हैं। तो अगर आप लोग इस इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लगा दे तो फिर ये आपके साथ कैसे आ जाएगा, वो आपके साथ ऐसे आ जाएगा कि न्यूरॉन आर नर्व सेल आर नर्व इज इक्वल टू सेल बॉडी, शाबाश है, सेल बॉडी या सोमा या साइटॉन या पेरिकेरियन प्लस नर्व फाइबर्स की जो वैल्यू है वो तो डेंड्रान प्लस एक्सान है, सो प्लस डेंड्रान और प्लस एक्सान होगा। तो कुछ बुक्स जिनमें आपकी किताब भी शामिल है वो फिर आमतौर पे न्यूरॉन को लिखते हैं कि न्यूरॉन के अंदर 3 मेन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें से जो एक होता है इसको हम और आप लोग सेल बॉडी कहते हैं, दूसरे को हम डेंड्रान कहते हैं और तीसरे को फिर हम और आप लोग एक्सान कहते हैं। तो फिर हम और आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूरॉन के अंदर 3 मेन पार्ट्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। हम और आप लोग हर एक पार्ट को 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बड़े खूबसूरत और मजेदार से पॉइंट्स हैं, वो फिर सारे के सारे आपके ज़हन में होने भी चाहिए। तो इन चीज़ों को मैं हटा रहा हूं, लेकिन पहले हम और आप लोग जिस चीज़ को हम न्यूरॉन के अंदर डिस्कस करेंगे वो सेल बॉडी होगी। फिर इसके बाद हम और आप लोग डेंड्रान्स को हम और आप लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम और आप लोग एक्सान को हम और आप लोग डिस्कस करेंगे। तो जो न्यूरॉन होता है इसके अंदर जो सेल बॉडी होती है, शाबाश है, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, किधर पे प्रेजेंट होती है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसको प्लीज आप लोग सही तरीके से समझने की कोशिश कर लें। ये जो सेल बॉडी होती है, जो सेल बॉडी होती है, नो डाउट इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल की तरह होता है। और 9th-10th में आप लोगों ने सेल के टिपिकल स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया होगा। तो कुछ बुक्स लिखते हैं कि चूंकि सेल बॉडी का ये जो स्ट्रक्चर होता है वो टिपिकल सेल की तरह होता है, तब जाके लोग इसको सेल बॉडी कहते हैं। लेकिन इसके पीछे एक और सीक्रेट भी है, वो भी हम और आप लोग शेयर करेंगे। लेकिन मैं फिर से लिखवा लेता हूं कि इस सेल बॉडी के लिए हम जो लफ्ज लिखवाते हैं वो सोमा का भी लिखवाते हैं
वो साइटान का भी लगाते हैं और वो पेरी केरियान का लफ्ज भी हम इसके साथ लगाते हैं। और इसके ऊपर मैं नंबर 1 लिखवा लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बार बार आप लोगों को कहता हूं कि सेल थियरी के मुताबिक जो भी कोई सेल होता है उसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें से जो पहला वाला होता है इसको हम और आप लोग सेल मेम्ब्रेन हम इसको कहते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम इसको कहते हैं, या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हम इसको कहते हैं। लेकिन चूंकि ये न्यूरॉन है, ये हमारे लिए थोड़ा अजीज है, हमारे लिए थोड़ा स्पेशल है, तो इसके सेल मेम्ब्रेन को हम आमतौर पे सेल मेम्ब्रेन नहीं कहते, इसको हम फिर एक खास किस्म का नाम देते हैं और इसको हम फिर कहते हैं न्यूरिलीमा। तो याद रख ले, न्यूरिलीमा। तो याद रख ले कि कहीं पूछा गया कि न्यूरिलीमा किसके सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं, तो वो न्यूरॉन ही होगा। जिस तरह के सर्कोलीमा मसल के सेल्स के सेल मेम्ब्रेन को हम और आप लोगों ने कहा हुआ था, क्योंकि वो सेल भी थोड़ा सा स्पेशल था, ये सेल भी थोड़ा सा स्पेशल है। सेल थियरी के मुताबिक जो भी कोई सेल होता है इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, और नो डाउट इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। बार बार बता रहा हूं कि साइटोप्लाज्म को हम बाज दफा ग्राउंड सब्सटेंस भी हम इसको कहते हैं, लेकिन बाज दफा हम इसके लिए मैट्रिक्स का लफ्ज भी लगाते हैं। चाहिए ये था कि हम और आप लोग इसके साइटोप्लाज्म को भी एक खास किस्म का नाम दे देते, न्यूरोप्लाज्म, लेकिन हम इसको नहीं कहते। क्यों? इसके पीछे भी एक और सीक्रेट है, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूरॉन होते हैं इनके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, ग्राउंड सब्सटेंस भी होता है, मैट्रिक्स भी जो है इनके सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल थियरी के मुताबिक जो तीसरी चीज प्रेजेंट होती है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के मुताबिक न्यूक्लियस है या नहीं है, इसके बेस पे हम सेल्स को आमतौर पे 2 ग्रुप में हम इनको क्लासिफाई करते हैं। न्यूक्लियस नहीं है, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स या ए न्यूक्लिएटेड सेल्स। न्यूक्लियस है, न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो अव्वल पॉइंट तो यह है कि जो न्यूरॉन है वो न्यूक्लिएटेड सेल है, इसमें न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियस है तो क्या एक है? अगर एक है तो मानो या यूनिन्यूक्लिएट नहीं, ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो फिर ये मल्टी न्यूक्लिएट होगा। तो याद रख ली, जो शाबाश है कि जो न्यूरॉन है, ये जो सेल्स होते हैं ये होते न्यूक्लिएटेड है, होमानो न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसमें एक ही न्यूक्लियस जो है ये प्रेजेंट होता है। एंड यू नो कि जब भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो आमतौर पे वो जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रली प्रेजेंट होता है, इसलिए सेंटर में वो जो न्यूक्लियस है ये भी प्रेजेंट होता है। एंड यू नो कि न्यूक्लियस को हम आमतौर पे प्रेसिडेंट ऑफ द सेल कहते हैं, यानी सेल के अंदर जो भी कोई एक्टिविटी होती है ये न्यूक्लियस ही इसको कंट्रोल करते हैं, तब जाके इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इस न्यूरॉन के अंदर जो भी कोई एक्टिविटी होती है यही न्यूक्लियस इसको कंट्रोल भी कर लेता है। अगर आप लोगों को मसल का सेल्स याद हो, वो भी था, न्यूक्लिएटेड था, लेकिन वो मल्टी न्यूक्लिएट था। ये यूनिन्यूक्लिएट होता है जो न्यूरॉन होता है, इसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन इस न्यूक्लियस के अंदर फिर न्यूक्लियोलस जो है ये भी प्रेजेंट होता है। मैं इनको शो कर लेता हूं। इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो ब्लूइश सा मैंने बनाया हुआ है ये वो न्यूक्लियोलस है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियोलस के और भी बहुत ज्यादा फंक्शन है, लेकिन न्यूरॉन में इसका एक मेन फंक्शन ये भी है कि ये न्यूक्लियस के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। क्यों? कि ये जो सेल है ये बहुत ही ज्यादा सुपीरियर होता है, बहुत ही ज्यादा टॉप पे होता है। किसी किस्म की ये गलती ना कर ले तो कुदरत ने इसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस को भी रखा हुआ है। ये जो न्यूरॉन होते हैं ये अगर आप लोग देख ले 24 आवर्स में हम और आप लोग नर्वस सिस्टम को हम और आप लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। न्यूरॉन बहुत ज्यादा काम हमारे लिए करता है। मेरे ख्याल में ह्यूमन बींग्स के बॉडी में 24 आवर्स में जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है वो नर्वस सिस्टम न्यूरॉन ही होते हैं जो कि काम करते हैं। अगर हम और आप लोग फिजिकली हम और आप लोग देख ले तो हमें ऐसे मालूम होता है जैसे हमारा मस्कुलर सिस्टम जो है ये बहुत ज्यादा काम करता है, लेकिन इसके मुकाबले में नर्वस सिस्टम न्यूरॉन बहुत ज्यादा काम करते हैं। फिर सेकेंड नंबर जो होता है ये फिर मसल्स का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि न्यूरॉन नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा काम करता है, इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत होती है। तो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुदरत ने इन सेल्स के अंदर
जो एनर्जी, जो एटीपीज होते हैं, उनके जो पावर हाउसेस है, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा रखी हुई है। एंड द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज द माइटोकॉन्ड्रिया 1। तब जाके मैं लिखवा रहा हूं कि कुदरत ने इन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा रखा हुआ है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बहुत ज्यादा एनर्जी इसके लिए बनाते हैं, और ये जो होते हैं नर्वस सिस्टम, इसी के ऊपर ये काम भी करते हैं। खुदा ना खास्ता अगर माइटोकॉन्ड्रिया कहीं इन एटीपीज को प्रोड्यूस ना कर ले, अमाउंट कम हो जाए, तो फिर बंदे को एक खास किस्म की फेटीग जो होती है, ये थकावट जो होती है, ये फिर फील होती है। इसलिए कुदरत ने इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन को भी बहुत ज्यादा रखा हुआ है। न्यूरॉन है, बार बार बता रहा हूं, इसकी लेंथ भी बहुत ज्यादा होती है, मीटर्स में पहुंच जाता है बाज दफा, यानी 1-2 मीटर तक एक सेल की लेंथ होती है। तो जितनी सेल की लेंथ बढ़ेगी, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने के लिए सब्सटेंसेस को, अंडरस्टूड बात है, किसी वे की जरूरत तो पड़ेगी। वो कोई और चीज नहीं होती है, वो मोटरवेज होते हैं, वो हाईवेज होते हैं। एंड द मोटरवे आर हाईवे ऑफ ए सेल इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तब जाके कुदरत ने इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंसंट्रेशन को भी बहुत ज्यादा रखा हुआ है। लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 तरह का होता है, एक रफ भी होता है, एक स्मूथ भी होता है। रफ के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। तो याद रख ले, इनके अंदर जो आमतौर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही मैं यहां पे लिखवा रहता हूं कि इसके ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो न्यूरॉन होते हैं, ये जो भी कोई काम करता है, बार बार बता रहा हूं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू ही करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर्स हम पढ़ेंगे। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनको न्यूरॉन बनाते हैं, खास किस्म के केमिकल्स होते हैं, और इनके थ्रू आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। न्यूरॉन आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो न्यूरोट्रांसमीटर्स मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन इनके थ्रू ये परफॉर्म करते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाते हैं। लेकिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये हर एक स्टिमुलस के खिलाफ बनते हैं। तो स्टिमुलस के कितने टाइप्स, बार बार बता रहा हूं, इनको हम और आप लोग काउंट नहीं कर सकते। तो अगर हर एक स्टिमुलस के खिलाफ एक खास किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर बनेगा तो फिर कितने किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स बनेंगे, तो फिर उनको भी हम और आप लोग काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब कि कितने किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो भी टू मच होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं क्या, वो तो केमिकल्स हैं। तो जब इतने मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स इस न्यूरॉन के अंदर बनेंगे तो फिर खतरा तो होता है कि कहीं वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो जो केमिकल्स हैं, आपस में कोई और केमिकल रिएक्शन न कर ले। और अगर उसने कोई केमिकल रिएक्शन किया तो फिर इसके रिजल्ट में कोई और केमिकल बन जाएगा, कोई और एंजाइम बन जाएगा, कोई और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। हो सकता है वो नर्वस सिस्टम के लिए या आपकी बॉडी के लिए खतरनाक हो, हार्मफुल हो। तो इससे बचने के लिए कुदरत ने क्या किया हुआ है कि इनके न्यूरॉन के सेल बॉडी के अंदर गाल्जी बॉडीज को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया हुआ है। और गाल्जी बॉडीज का मेन फंक्शन यह है कि जो मुख्तलिफ किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इनको डिफरेंटली पैक करते हैं। जब इनको पैक करते हैं तो उन पैक्स को हम फिर कहते हैं वेसिकल्स, हम फिर इनको कहते हैं, और उन पैक्स को हम फिर वेसिकल्स कहते हैं। और वेसिकल्स जो होते हैं, जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर, न्यूरॉन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ये आमतौर पे इन न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी इन एंजाइम से भरे हुए होते हैं। लेकिन बाज़ दफा जब ये गाल्जी बॉडीज पैकिंग करता है तो कुछ इनमें से आउट ग्रोथ से वो पैकिंग ऐसे बन जाते हैं कि जिनमें वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते नहीं है, खाली होते हैं। इस तरह के अगर आप लोग देख ले, ये जो टॉफीज वगैरह बनाते हैं, तो जो फैक्ट्रीज होते हैं, इनमें कुछ पैक्स ऐसे होते हैं, जब आप इसको ले लेते हैं कि उस पैक के अंदर वो टॉफी होती नहीं है, सिर्फ एयर भरा हुआ होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर वो टॉफी प्रेजेंट होते हैं। तो एग्जैक्टली जिनके अंदर टॉफी प्रेजेंट है वो विजिकल होगा, लेकिन जिसके अंदर नहीं होगा, खाली होगा, इसको हम आमतौर पर सिस्टर्नी हम इसको कहते हैं। सिस्टर्नी हम इसको कहते हैं। इसका मतलब कि इसके अंदर वेसिकल्स भी होते हैं और इसके अंदर सिस्टर्नी जो है ये भी प्रेजेंट होते हैं। इसे दूसरी एग्जांपल भी आप लोगों को मैं दे देता हूं। बाज़ दफा गर्म चीज को आप लोग हाथ लगा लेते हैं तो इधर फिंगर्स के ऊपर या हाथ के ऊपर कोई वो दाना सा बन जाता है। अगर उस दाने में वो फ्लूइड है तो फिर हम इसको वेसिकल कहते हैं, लेकिन अगर फ्लूइड नहीं है फिर हम आमतौर पर इसको सिस्टर्नी हम इसको कहते हैं। इसका मतलब कि यहां पर भी 2 तरह के पैक्स बनते हैं, ये भी इन 2 तरह के पैक्स को फिर ये बना लेते हैं। लेकिन आपकी बुक ने एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, वो ये है कि जो गाल्जी बॉडीज होते हैं, इसको मैं रेड मार्कर से अंडरलाइन कर रहा हूं,
साथ में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ गया प्लस राइबोसोम भी आ गए। तो अगर आप लोग देख ले, इनमें तो हमारे साथ 3 स्ट्रक्चर्स हो गए हैं। नंबर 1 गाल्जी बॉडीज, नंबर 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नंबर 3 राइबोसोम्स। इन तीनों को हम कलेक्टिवली नीजल्स ग्रेन्यूल हम इसको कहते हैं। इन तीनों को हम कलेक्टिवली, शाबाश है, नीजल्स ग्रेन्यूल हम इसको कहते हैं। नीजल्स, ये आपके बुक ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, नीजल ग्रेन्यूल हम इसको कहते हैं। तो कहीं एमसीक्यूज के अंदर पूछा गया कि नीजल ग्रेन्यूल्स कंसिस्ट ऑफ, तो फिर आप लोगों को पता हो कि गाल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, हो सकता है इन 3 के अलावा और कॉम्बिनेशन भी आप लोगों को दे दे, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। नीजल ग्रेन्यूल असल में है क्या, एक लाइन में आप लोगों को बता देता हूं। ये इस न्यूरॉन के अंदर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी ग्रेन्स की तरह होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, जिनमें 3 चीजें जरूर प्रेजेंट होंगी। और इनका मेन फंक्शन यह है कि ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं, यानी ये तीनों के तीनों राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है क्या? प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, जिसका मेन फंक्शन यह है कि न्यूरॉन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, उन बनने में ये पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि नीजल्स ग्रेन्यूल का मेन फंक्शन राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन को बनाना है, और जो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। और चूंकि न्यूरोट्रांसमीटर सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम ही के अंदर बनते हैं, तब जाके कुदरत ने इनके अंदर इन नीजल्स ग्रेन्यूल्स को भी रखा हुआ है। ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि यहां पे सारा कुछ प्रेजेंट होता है। ये जो न्यूरॉन होते हैं, आपके बुक ने यहां पे एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया हुआ है कि इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी इनके अंदर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। मैं ऐसे इसको लिखवा लेता हूं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है क्या? नो डाउट ये शाबाश है, ये फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, ये फाइब्रस स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइबर की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। कुछ बुक्स लिखते हैं कि इसका मेन फंक्शन ये है कि ये साइटोस्केलेटन का काम करता है। साइटोस्केलेटन से मेरा मतलब ये है, ये न्यूरॉन को एक खास किस्म का शेप प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह के ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर बोन का स्केलेटन है, हमें एक खास किस्म का शेप प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह से इनके अंदर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, साइटोस्केलेटन होता है, साइटोप्लाज्म का बना हुआ होता है। लेकिन इसका मेन फंक्शन यह होता है कि ये न्यूरॉन को एक खास किस्म का शेप प्रोवाइड करते हैं, यानी बोन स्केलेटन की तरह काम करते हैं। तब जाके अगर देख भी ले हम और आप लोग न्यूरॉन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, हम और आप लोग इसको डिस्कस भी करते हैं। लेकिन इनके अलावा इनके अंदर न्यूरोफाइब्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूरो मैं यहां पे लिखवा लेता हूं, न्यूरोफाइब्रिल्स, ये चूंकि अल्फाज बुक ने इस्तेमाल किए हुए हैं, तब जाके आप लोगों को बता रहा हूं, ये न्यूरोफाइब्रिल जो है ये भी प्रेजेंट होते हैं। ये फाइबर स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ये वाले फाइबर स्ट्रक्चर्स थे, ये फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, जो कि इस न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पर इसका फंक्शन क्या है, जहां तक मैंने इसको देखा हुआ है, लिखते हैं स्टिल अननोन, यानी इसका जो फंक्शन है वह अननोन है। लेकिन ये न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स में फर्क क्या है? जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये फाइबर स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर होते हैं, जिसका फंक्शन साइटोस्केलेटन है। लेकिन जो न्यूरोफाइब्रिल्स है, नाम फाइब्रिल है लेकिन ये फाइब्रिल नहीं होते, ये प्रोटीन होते हैं। लेकिन इसका जो फंक्शन होता है वो अब तक अननोन है, इसका कुछ पता नहीं है कि इसका असल में फंक्शन जो है आखिर क्या है। अगर हम और आप लोग सेल बॉडी सोमा साइटोन को देख ले, तो इनके अंदर ये मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपके साथ ये बात शेयर की हुई थी कि जो न्यूरॉन होता है, इनमें इनके अलावा एक दूसरा पार्ट भी प्रेजेंट होता है। उसको मैं ग्रीन मार्कर से यहां पे शो कर लेता हूं। उनको हम और आप लोग आमतौर पे डेंड्रान हम इसको कहते हैं। तो जो डेंड्रान होते हैं ये इन सेल बॉडी से ऐसे निकले हुए होते हैं, जिस तरह के हमारा जो हेड होता है इनसे ये हेयर्स निकले हुए होते हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है ये इनसे निकले हुए होते हैं, और इनको हम कहते हैं डेंड्रॉन्स। शाबाश है, हम इनको कहते हैं डेंड्रॉन्स। और जो डेंड्रॉन्स होते हैं ये कितने होते हैं नॉर्मली एक न्यूरॉन के ऊपर? कुछ बुक्स अनलिमिटेड का लफ्ज लगाते हैं, लेकिन अनलिमिटेड से कहीं खूबसूरत लफ्ज इसके लिए
टू मच होते हैं, ये बहुत ज्यादा डेंड्रान जो है ये इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। मैंने कुछ को शो किया हुआ है। हर एक डेंड्रान से बहुत ज्यादा इस तरह से सेकेंडरी डेंड्रान निकलते हैं। हर एक सेकेंडरी डेंड्रान से फिर इस तरह के टर्शरी डेंड्रान निकलते हैं, फिर टर्शरी से टेट्रा होते हैं, इस तरह से निकलते हैं। जब फर्दर इसकी डिवीजन ना हो तो उन डेंड्रान को हम फिर डेंड्राइट्स हम इसको कहते हैं। तब जाके आपके बुक ने ये लफ्ज लिखा हुआ है कि डेंड्रान एंड डेंड्राइट्स, यानी डेंड्रान के ऊपर डेंड्राइट्स होते हैं, ये फाइन ब्रांचेस होते हैं, ये इन ही डेंड्रान से प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा सोचे कि एक न्यूरॉन के ऊपर कितने डेंड्रान है, टू मच। फिर एक डेंड्रान के ऊपर, मैं एक डेंड्रान की बात कर रहा हूं, इससे कितने सेकेंडरी निकले होंगे, टू मच। फिर कितने, हर एक सेकेंडरी से फिर कितने टर्शरी निकले होंगे, टू मच। फिर हर एक से फिर कितने डेंड्राइट्स निकले होंगे, टू मच। इसका मतलब यह हुआ कि एक न्यूरॉन के ऊपर कितने डेंड्राइट्स होंगे, वो बहुत ज्यादा बन जाएंगे। हम और आप लोग इसको काउंट तक नहीं कर सकते। ये अनलिमिटेड होते हैं, ये बहुत ज्यादा होते हैं। ये डेंड्राइट जो है ये फिर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हर एक डेंड्राइट जो होता है, हर एक डेंड्राइट, इसके टिप के ऊपर, टॉप के ऊपर इस तरह से एक छोटा सा आउटग्रोथ सा प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर। और जो रिसेप्टर है इसका दूसरा नाम आपके कोर्स में ट्रांसड्यूसर भी है। इसका मतलब यह हुआ कि डेंड्रान होते हैं, शॉर्टकट, डेंड्रान के ऊपर डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ट्रांसड्यूसर जो है ये फिर प्रेजेंट होते हैं। तो एमसीक्यूज में भी रिसेप्टर और ट्रांसड्यूसर का मतलब एक ही होगा, ताकि आपके लिए फिर ये आगे जाके किसी किस्म का मसला जो है वो फिर आपके लिए क्या है, क्रिएट ना कर सके। क्यों हम इसको रिसेप्टर कहते हैं? क्योंकि ये लफ्ज रिसीव से निकला हुआ है। रिसेप्टर का मतलब ये है ये किसी चीज को रिसीव करेगा, ये किसी चीज को रिसीव करेगा। आखिर किस चीज को रिसीव करेगा? द वन एंड ओनली थिंग। और इसको हम और आप लोग स्टिमुलस कहते हैं, और इसको हम और आप लोग स्टिमुलस कहते हैं। अब स्टिमुलस क्या है? वो चेंज है। चेंज क्या है? इसको मुख्तलिफ लोगों ने, यानी चेंज, अगर आप लोग रूम में देख ले, टेम्परेचर में चेंज आता है, इट्स ए स्टिमुलस वन। लाइट में चेंज आता है, इट्स स्टिमुलस वन। आपकी बॉडी में पेन प्रोड्यूस होता है, इट्स स्टिमुलस वन। आप कुछ देखते हैं, इट्स स्टिमुलस वन। आप किसी चीज को टेस्ट करते हैं, इट्स स्टिमुलस वन। आप किसी चीज को सुन लेते हैं, इट्स स्टिमुलस वन। तो बॉडी को मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलस जो होते हैं ये फिर एक्सपोज होते हैं। तो इन स्टिमुलस को आप लोग काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा है। बजाते खुद ये जो मार्कर है इट्स स्टिमुलस फॉर अस। इसका ब्लैक कलर ये हमारे लिए स्टिमुलस है, चेंज है। व्हाइट वाला स्टिमुलस है, इसका शेप स्टिमुलस है। क्या काम करता है? स्टिमुलस है। किस तरह से लिख रहा है? आर, स्टिमुलस है। तब जाके तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इन स्टिमुलस के लिए ये रिसेप्टर जो होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। जब रिसीव कर ले तो फिर इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आखिर में ये क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि कितने किस्म के स्टिमुलस वी कांट कैलकुलेट। इसका मतलब कितने किस्म के रिसेप्टर्स वी कांट कैलकुलेट। लेकिन हर एक स्टिमुलस के खिलाफ रिसेप्टर्स होने चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर आइडेंटिफिकेशन में मसला होगा, उस चीज को आप लोग नहीं पहचान सकेंगे। तो मुख्तलिफ लोगों ने बजाय ये कि रिसेप्टर्स को वन बाई वन हम इसको डिस्कस कर ले, मुख्तलिफ बेसिस पे स्टिमुलस को क्लासिफाई किया हुआ है। तो जिस बेस पे आप स्टिमुलस को क्लासिफाई करेंगे उसी ही बेस पे फिर आप लोग रिसेप्टर को भी क्लासिफाई कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या स्टिमुलस हमारे बॉडी से आउटसाइड है, एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो वो रिसेप्टर जो एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्सिबल है विल बी कॉल्ड एक्सटर्नल रिसेप्टर। लेकिन वो स्टिमुलस जो हमारे बॉडी के अंदर आ जाए, चेंज हमारे बॉडी के अंदर आ जाए, दैट स्टिमुलस विल बी कॉल्ड एज द इंटरनल स्टिमुलस। तो उस इंटरनल स्टिमुलस के लिए जो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे विल बी कॉल्ड एज द इंटरनल स्टिमुलस। इसी तरह से वो जो स्टिमुलस है, क्या वो केमिकल है? अगर केमिकल के लिए वो रिसेप्टर है तो फिर केमिकल रिसेप्टर। वो मैकेनिकल है स्टिमुलस तो फिर मैकेनिकल रिसेप्टर। वो इलेक्ट्रिकल है तो फिर इलेक्ट्रिकल रिसेप्टर। इसका मतलब है कि जिस बेस पे आप स्टिमुलस को क्लासिफाई करेंगे उसी ही के बेस पे आप रिसेप्टर को भी क्लासिफाई करेंगे। आपके कोर्स में कुछ रिसेप्टर्स हैं, बुक आपके साथ होना चाहिए। 1-2 मिनट के बाद हम और आप लोग इसको फिर रीडिंग देंगे। जो टेक्निकल पॉइंट्स बताऊंगा आप लोग इसको फिर अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि उसके अंदर कोई इस किस्म का कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको हम और आप लोग डिस्कस ही कर सके। वो बुक ही से आप लोगों को असल में समझ आ जाएगी। लेकिन बुक भी होना चाहिए, साथ में कोई पेंसिल या बॉल पॉइंट भी होना चाहिए, ताकि अगर आप लोग इसके ऊपर नोट करना चाहें, एक्स्ट्रा बात हो, वो फिर आप लोग इसको नोट कर सके।
लेकिन इससे पहले कि हम और आप लोग बुक को शुरू कर ले, डेंड्रान के बारे में एक और पॉइंट भी आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो डेंड्रान होता है, मैं रेड मार्कर से इनके साथ लिखवा लेता हूं। बुक ने लिखा हुआ है कि जो डेंड्रान होते हैं ये असल में एक्सटेंशंस होते हैं। ये असल में एक्सटेंशंस होते हैं, याद रख ले, अंग्रेजी में नहीं। एक्सटेंशन का लफ्ज अगर न्यूरो साइंस में आ जाए तो इसका मतलब यह होता है, ताकि फिर आपके लिए फिर मसला ही क्रिएट न कर सके कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अपने बॉडी में हेयर्स को देख ले, ये हमारे बॉडी के एक्सटेंशंस हैं। अगर आप लोग हेयर को निकाल दे, काट दे, तो क्या इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा? ना। इसके अंदर कोई न्यूक्लियस होगा? ना। इसके अंदर कोई ऑर्गेनेल होगा? ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस चीज से वो निकले हुए हैं, यहां पे सेल्स हैं, इन सेल के अंदर ये सारा कुछ प्रेजेंट होता है। इसी तरह से अगर आप लोग न्यूरॉन को देख ले, यहां पे मेन बॉडी है, इस बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेल्स मैंने आप लोग को बता दिए हैं। तो इनसे ये डेंड्रान निकले हुए होते हैं। तो क्या इस एक डेंड्रान के अंदर साइटोप्लाज्म हो सकता है? हां, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर होगा भी तो बहुत कम होगा, लेकिन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इन डेंड्रान जो निकला हुआ है, क्या इसके अंदर कोई ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा? ऑर्गेनेल से मेरा मतलब यह है इसके अंदर न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि इस सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, क्या इसके अंदर प्रेजेंट होगा? नेवर एवर, हरगिज नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि एक्सटेंशन का लफ्ज न्यूरो साइंस में हम उस टाइम पे लगाते हैं कि अगर किसी मेन बॉडी से कोई और बॉडी निकली हुई है, साइटोप्लाज्म हो या ना हो, ऑर्गेनेल हरगिज नहीं होगा, तो फिर हम इसको एक्सटेंशन कहते हैं। इसका मतलब कि डेंड्रान एक्सटेंशंस है। इसका मतलब कि इसमें साइटोप्लाज्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऑर्गेनेल हरगिज नहीं हो सकता, इसमें ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होते। ये बड़ा ठीक ठाक पॉइंट है, आप लोगों को समझ आनी चाहिए। बजाय ये कि मैं न्यूरॉन का तीसरा पार्ट शुरू करूं, हम और आप लोग, आपके कोर्स के अंदर कुछ रिसेप्टर्स हैं, उनको हम और आप लोग जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे टेक्निकल पॉइंट से उनके अंदर, तब जाके न्यूरॉन का जो तीसरा पार्ट है, जिसको हम और आप लोगों ने एग्जान कहा हुआ था, वो फिर हम और आप लोग स्टडी कर लेंगे। लेकिन अभी जो दूसरा पॉइंट है, इसको पहले हम और आप लोग कवर कर लेंगे। तो अगर आपके साथ बुक्स है और आप लोग पेज नंबर 85 आप लोग निकाल दें, तो पेज नंबर 85 में उसने ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स। लेकिन आपकी बुक ने पेज नंबर 85 के अलावा पेज नंबर 105, अगर आप लोग उसको भी पहले ही से देख ले, आप लोगों को बता देता हूं, जो पेज नंबर 105 है, वहां पे भी इन्होंने बाकायदा तौर पे वो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पेशल रिसेप्टर्स। तो आपके कोर्स में ये रिसेप्टर्स पेज नंबर 85 और पेज नंबर 105 दोनों के ऊपर है। दोनों को हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर टेक्निकल पॉइंट्स क्या है, तब जाके फिर हम इस न्यूरॉन का जो तीसरा पार्ट होगा एग्जाम, उसको हम और आप लोग फिर शुरू कर लेंगे। अगर आप देख ले पेज नंबर 85 के ऊपर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स, मतलब कि आप इसके ऊपर जल्दी जल्दी से आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। पहला लिखा हुआ है फोटो रिसेप्टर्स, नाम से जाहिर है फोटो लाइट को हम कहते हैं। फोटो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स जो लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन याद रख ले, फोटो मेडिकल साइंस में इसका मतलब सिर्फ लाइट नहीं होता, लाइट और डार्क दोनों के लिए हम फोटो का लफ्ज लगाते हैं। सो फोटो रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स जो कि लाइट और डार्क दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अव्वल बात तो आप लोगों से यह पूछी जा सकती है कि फोटो रिसेप्टर्स ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी में किस ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होते हैं? वो कोई और नहीं है, वो आईज ही है, क्योंकि आईज का मेन फंक्शन फोटो लाइट को रिसीव करना होता है। और अगर आप लोग देख लेंगे, डिटेक्ट्स लाइट स्टिमुलाई, फॉर एग्जांपल रॉड्स एंड कोन सेल्स इन द रेटिना ऑफ आई। तो अगर रॉड को भी आप लोग अंडरलाइन कर ले, इसके ऊपर आप लोग नंबर 1 लिख दे, कोन को भी आप लोग अंडरलाइन कर ले, इसके ऊपर आप लोग नंबर 2 आप लोग लिख दे। इसका मतलब यह हुआ कि फोटो रिसेप्टर्स के 2 टाइप्स हो गए हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जा सकता है वो है रॉड्स एंड कोन्स। लेकिन जो रॉड वाला है वो बता देता हूं, ये आमतौर पर इसका शेप भी रॉड की तरह होता है और ये डार्कनेस के लिए, तारीकी में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग केट्स को देख ले, डॉग्स को देख ले, ये रात को आसानी से देख सकते हैं। इसका मतलब कि इनमें जो रॉड वाले सेल्स हैं शाबा से आइस के अंदर, इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। लेकिन इनके साथ ही कोन भी लिखा हुआ है, और जो कोन है इसका शेप भी कोन की तरह होता है। जो आइसक्रीम वगैरह हम खाते हैं कोन आइसक्रीम, इसी तरह से इसका शेप भी होता है। और जो कोन होता है वो लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम और आप लोग ह्यूमन बीइंग में देख ले, तो हमें लाइट में बड़ी जबरदस्त वो जो है सारा कुछ वो नजर आ जाता है। इसका मतलब कि हमारे आइज के अंदर
कौन सेल्स की जो रिसेप्टर्स की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा प्रेजेंट होती है। अगरचे वो डार्क वाले भी प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हीं के बेस पे हम फिर एनिमल्स को भी दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। इतना हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो लाइट में इनको नजर आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डार्कनेस में इसको आसानी से नजर आते हैं। जो डार्क वाले होते हैं इनको हम फिर नॉकटर्नल कहते हैं, जो लाइट वाले होते हैं हम इसको फिर डायर्नल कहते हैं। ये इन्हीं के बेस पे हम इनको फिर क्लासिफाई भी हम और आप लोग इनको कर सकते हैं। शाबाश है। तो इनके अंदर आप लोगों से क्या क्या बात पूछी जा सकती है? फोटो रिसेप्टर्स ह्यूमन बींग्स के बॉडी में कहां पे कंसंट्रेटेड है? आइज कितने किस्म के होते हैं? 2 बता दिया। ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। जो दूसरा ग्रुप है हम इसको कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं और बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है डिटेक्ट्स आयंस और मॉलिक्यूल्स केमिकल्स। फॉर एग्जांपल रिसेप्टर्स फाउंड इन इपिथेलियम इन नेजल नोज इपिथेलियम फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मेल अल्फेक्शन। और ये बात भी याद रख ले कि आज से आप लोग स्मेल के लिए लफ्ज भी अल्फेक्शन का लगा दे। अल्फेक्शन हम मेडिकल साइंस में स्मेल को कहते हैं, ये बात दफा ईटा में अल्फेक्शन का लफ्ज लगा लेते हैं तो फिर आपको पता हो कि ये स्मेल के लिए है। एंड यू नो जो स्मेल होता है वो नोज के थ्रू होता है। इसका मतलब कि जो अल्फेक्शन वाले रिसेप्टर्स होते हैं ये नोज के अंदर होते हैं, लेकिन जो अल्फेक्शन वाले रिसेप्टर्स होते हैं ये कीमो रिसेप्टर्स के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये नंबर 1 हुआ स्मेल अल्फेक्शन। फिर आप देख ले एंड दोस फाउंड इन टंग फॉर टेस्ट। जो टेस्ट है इसको हम गस्टेशन या गुस्टेशन हम इसको कहते हैं। इसके ऊपर आप लोग नंबर 2 लिख देंगे। आज से आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेस्ट के लिए हम मेडिकल साइंस में जो लफ्ज लगाते हैं वो गस्टेशन या गुस्टेशन, बाज़ दफा ईटा में ये गुस्टेशन का लफ्ज लगा लेते हैं फिर आपके लिए मसला ना हो, तो इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। इसके ऊपर आप लोग नंबर 2 लिख देंगे। एंड कीमो रिसेप्टर्स आर आल्सो फाउंड इन हाइपोथैलेमस कॉल्ड ऑस्मो रिसेप्टर्स दैट डिटेक्ट चेंजेस इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड वन। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, शाबाश से, ये भी ग्रुप कीमो रिसेप्टर से बिलोंग करते हैं। इसके ऊपर आप लोग नंबर 3 लिख देंगे और इसका मेन फंक्शन ये है कि ये ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लड कैपिलरीज वेसल्स में ये प्रेजेंट होता है। तो कहीं पूछा गया कीमो रिसेप्टर्स की कितने टाइप से 3 हो गए हैं, लेकिन वो बाज़ दफा इस तरह से पूछा जाता है कि जो गस्टेशन वाले रिसेप्टर्स हैं ये कहां पे कंसंट्रेट करते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि टांग के अंदर होते हैं। कहीं पूछा गया कि गस्टेशन वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फोटो रिसेप्टर्स हैं, कीमो रिसेप्टर्स हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कीमो वाले हैं। तो फोटो रिसेप्टर्स के 2 टाइप्स हो गए हैं, कीमो रिसेप्टर्स के 3 टाइप्स हो गए हैं। हर एक क्या क्या करता है ये भी फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर जाए मैकेनो रिसेप्टर्स, मैकेनिकल चीजों को ये रिसीव करता है, डिटेक्ट चेंजेस इन प्रेशर, पोजीशन और एक्सेलरेशन इंक्लूडिंग रिसेप्टर्स फॉर टच। तो टच और ब्रैकेट में लिखा हुआ है मीजनर्स, तो प्लीज आप इसको अंडरलाइन कर ले। इसके ऊपर आप लोग नंबर 1 लिख देंगे। इसका मतलब कि टच के लिए हम जो लफ्ज लगाते हैं वो मीजनर का लफ्ज भी हम लगाते हैं, और उन रिसेप्टर्स को जो टच को रिसीव करते हैं उसको हम मीजनर कहते भी हैं। जैसे अगर आप लोग किसी बंदे को टच कर ले तो उसके लिए जो इस स्टिमुलस के लिए जो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है उसको हम आप लोग फिर मीजनर कहते हैं। ये नंबर 1 हुआ। फिर देख ले स्ट्रेच और प्रेशर, और अगर आप लोग आर इसके साथ एक और लफ्ज भी लिख दे वो है वाइब्रेशन। इन तीनों के लिए एक किस्म का रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है जिसको हम पेसिनियन कहते हैं। तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, ये हमारा 2 हो जाएगा। तो जो पेसिनियन है ये किस चीज को हम मेडिकल साइंस में कहते हैं? ये स्ट्रेच को हम कहते हैं, प्रेशर को हम कहते हैं, वाइब्रेशन को हम कहते हैं। नो डाउट इन तीनों के लिए हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इन अदर वर्ड जो पेसिनियन वाले रिसेप्टर्स हैं ये इनको रिसीव करते हैं। फिर लिखा हुआ है एंड बेरो रिसेप्टर्स। यू नो बेरो कहते हैं ब्लड प्रेशर को, इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में होता है और ये ब्लड प्रेशर को मायर करता है। तो बेरे के ऊपर आप लोग नंबर 3 लिख देंगे, ये ब्लड प्रेशर के लिए होता है। तो अगर मैं पूछूं अब तक हमारे साथ में केंद्र रिसेप्टर्स के कितने टाइप्स हो गए हैं? 3 हो गए हैं। आप लोगों ने इसको अंडरलाइन किए होंगे। हियरिंग, कोई टेक्निकल नाम इसके लिए नहीं है, नंबर 4 आप इसके ऊपर लिख देंगे। और फिर इक्विलिब्रियम जो कि ईयर्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है और एयर के प्रेशर को इक्विलिब्रियम में रखता है, ये फिर हमारा नंबर 5 हो जाएगा। तो कहीं पूछा गया मैकेनो रिसेप्टर्स के कितने टाइप्स हो गए हैं? 5 हो गए हैं, या इनमें से कोई दिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल पेसिनियन किस ग्रुप से बिलोंग करता है? फोटो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये मैकेनो रिसेप्टर से बिलोंग करता है। अगर आप लोग फिर आगे जाए तो उसने थर्मो रिसेप्टर्स का लफ्ज लिखा हुआ, डिटेक्ट टेम्परेचर स्टिमुलाई। बहुत ही आसान है। थर्मो हम कहते हैं जो टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका कोई टेक्निकल नाम अगर आप लोग इसके ऊपर लिखना चाहे बेशक आप लोग इसको लिख दे। इसको हम रूफिनाई हम इसको कहते हैं, RUFFINAI
NI, रूफ NI, तो रूफ NI वो वाले होते हैं जो टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और फिर आखिर में लिखा हुआ है नासिसेप्टर्स, और नासिसेप्टर्स ये वाहिद है जिसके साथ नासी रिसेप्टर नहीं लिखा हुआ है, नासिसेप्टर लिखा हुआ है, और ये पेन के लिए होता है। पेन, दुख, दर्द जो होता है, इनके लिए आमतौर पर जो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम फिर नासिसेप्टर्स हम इसको कहते हैं। तो हर एक रिसेप्टर किस स्टिमुलस के लिए है आपको पता होना चाहिए। जो ग्रुप है उनमें कितने किस्म के वो रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए, प्रेजेंट होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कौन सा रिसेप्टर किस ग्रुप से बिलोंग करता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी अगर आप लोग पेज नंबर 105 के ऊपर जाए तो वहां पे जो दिए गए हैं उनको अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर टेक्निकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो अगर आप पहला देख लो, उसमें लिखा हुआ है टेस्ट वाला, एंड कि टेस्ट वाले को हमने इससे पहले डिस्कस किया। टेस्ट के जो रिसेप्टर्स हैं, नंबर 1 वो तो प्रेजेंट है टंग के ऊपर, जुबान के ऊपर है, टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो टेस्ट है अगर आप लोग वैसे देख ले, ये कीमो रिसेप्टर्स के ग्रुप से भी बिलोंग करता है। इतना भी आप लोग को पता होना चाहिए कि उससे ये बिलोंग भी करता है। शाबाश है। तो जो टेस्ट वाले हैं इनके फिर फर्दर 4 टाइप्स हैं, तब जाके तो ये हमारे लिए स्पेशल बन जाता है। बाकी में इतने ज्यादा टाइप्स नहीं है, टेस्ट वाले में ज्यादा है। और अगर आप लोग इन 4 को देख ले तो नाम आपको याद होने चाहिए, मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर आपके लिए कंफ्यूजन ना हो। फिलीफारम, फंगीफारम, फोलिएट, सर्कुमवेलेट, इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो आप लोग अंडरलाइन करते जाएंगे। फिलीफारम अगर आप लोग देख ले वो कोन शेप्ड है, या आप लोग इसको जरूर अंडरलाइन कर लेंगे। फंगीफारम मशरूम शेप्ड है। फोलिएट ए सीरीज ऑफ फोल्ड्स, जिस तरह के टावल होता है, तौलिया होता है, कपड़े होते हैं, इसको हम और आप लोग फोल्ड करते हैं तो फोल्डिंग इसकी शेप होती है। और फिर लिखा है सर्कुमवेलेट पेपिला शेप्ड लाइक फ्लैट मोन्स। ये मोन्स ये आमतौर पे जो घास वगैरह होता है या गंदम से वो हम और आप लोग कोई चीज़ को हम कलेक्ट कर लेते हैं, जो जानवरों को हम चारे के तौर पे देते हैं, तो ये कुछ इलाकों में इनको ज़मीनों में एक खास किस्म के टेले के अंदर इसको बंद करते हैं। तो उस टेले को पश्तो में आप लोग भूसड़ा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसको मोन्स कहते हैं। तो जो सर्कुमवेलेट वाले होते हैं इसका जो शेप होता है वो मोन्स की तरह होता है। तो कम से कम आप लोगों को हर एक रिसेप्टर का कैसे शेप होता है वो आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो ये है कि अगर हम और आप लोग टंग को वैसे देख ले तो आपके कोर्स में इन्होंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। टिप, फिर बैक, फिर साइड्स और फिर सेंटर। तो आपके कोर्स के मुताबिक जो टंग है ना, इसके 4 मेन पार्ट्स हैं। तो हर एक पार्ट में कौन कौन सा वाला रिसेप्टर जो है ये प्रेजेंट होता है, इसको भी आप लोग अंडरलाइन करते जाए। मैं फिर पूछूंगा आखिर में आप लोगों से, ये फिलीफारम के साथ लिखा है कौन शेप, ये तो मैंने आप लोग को ये बात शेयर कर ली है। फिर लिखा हुआ है एंड फाउंड ऑल ओवर द टंग, यानी पूरे जुबान के ऊपर, टिप पे भी है, सेंटर पे भी है, बैक पे भी है, साइड्स पे भी प्रेजेंट है। विच इज वाई टंग लुक रफ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लिहाज से फिलीफारम सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे टंग के ऊपर प्रेजेंट है। अगर आप लोग फंगीफारम के ऊपर आ जाए, लिखा मशरूम शेप्ड, फंगी फंजाई मशरूम को हम कहते हैं, एंड फाउंड एट द टिप एंड साइड्स ऑफ द टंग। इसका मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ टिप और साइड्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये सेंटर और बैक पे नहीं होते। इतना आप लोग को पता होना चाहिए। और फिर लिखा हुआ है फोलिएट 1 ए सीरीज ऑफ फोल्ड्स, मैंने बता दिया कि फोल्डिंग शेप होता है अलोंग द साइड्स ऑफ द टंग, ये सिर्फ और सिर्फ साइड पे प्रेजेंट होते हैं, टिप, सेंटर और बैक में नहीं होते। और फिर सर्कुमवेलेट वाला लिखा हुआ है शेप्ड लाइक फ्लैट मोन सराउंडेड बाय ए ट्रेंच एंड फाउंड एट द बैक ऑफ द टंग। जो सर्कुमवेलेट वाले हैं ये बैक के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो एमसीक्यूज में आप लोगों से क्या बात पूछी जा सकती है वो ये कि हमारा जो टंग है उधर पे आप लोगों को ग्रुप्स दिए जाएंगे कि जो टिप है इनमें से कौन सा ग्रुप है जो कि इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, आप लोगों को फिर पता होना चाहिए। तो टिप पे कौन कौन से इन 4 में से हमारे साथ हो गए हैं उनकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। सेंटर में इन 4 में से कौन कौन से हो गए हैं, साइड्स पे इन 4 में से कौन कौन से हो गए हैं, बैक में इन 4 में से कौन कौन से हो गए हैं। तो इनको आप लोग फिर खुद ही थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको आप लोग देख लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर देख ले हर एक का शेप भी बताया गया है। कोई कोन शेप है, कोई फोल्ड की तरह है, कोई मशरूम की तरह है, कोई जो है किसी का मोन्स की तरह इसका शेप है। तो बाज़ दफा ये बात आप लोगों से पूछी जा सकती है कि जो टंग होता है इसका जो टिप होता है इनमें से किस शेप वाले रिसेप्टर जो है ये फिर प्रेजेंट होते हैं, वो शेप दिए जाएंगे तो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों से जनरली पूछूं कि जो सेंटर हुआ हमारा टंग वाला, थोड़ा
आप लोग इसको फिर खुद ही देख ले, इनमें कौन से वाले रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ बता देता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ फिलीफारम वाले प्रेजेंट होते हैं सेंटर में, जो कि बाकी फिलीफारम पूरे टंग पे है, लेकिन टंग के सेंटर में और कोई रिसेप्टर नहीं होता, सिर्फ फिलीफारम होते हैं, बाकी जगहों पे आप लोग इसको खुद ही लोकेट कर सकते हैं। फिर अगर आप लोग आ जाए फिलीफारम पे, तो उसने एक लफ्ज तो उन्होंने नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आप लोग इसका लिखते जाए तो आप लिखते जाए, इनके साथ लिख दे, इसका जो फंक्शन है फिलीफारम का वो एंटी बैक्टीरियल है। यानी एंटीबैक्टीरियल का मतलब यह है कि जब आप लोग कुछ खाते हैं, पीते हैं या कुछ और होता है, उसके अंदर अगर बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है तो ये इनकी चूंकि लुक रफ होती है, इसको ग्राइंड करता है, तो अगर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो इनकी फिर ये किलिंग कर लेते हैं, तब जाके इसका फंक्शन एंटीबैक्टीरियल हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग फंगीफारम को देख ले तो उसने ये बात फिर भी नहीं लिखी हुई है, फिर आप इनके साथ लिख देंगे कि ये जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो स्वीट एंड सोर टेस्ट के लिए है, यानी इसका फंक्शन टेस्ट वाला है, इसका फंक्शन एंटीबैक्टीरियल नहीं है। लेकिन अगर आप लोग फोलिएट के ऊपर आ जाए तो भी आप इनके साथ लिख सकते हैं कि ये भी टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर आप लोग सर्कुमेलेट के ऊपर आ जाए तो फिर आप इनके साथ लिख देंगे कि ये बीटर टेस्ट के लिए होता है, बीटर के लिए होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग इन चारों में भी देख ले तो जो फिलीफारम है, जो कि सबसे ज्यादा है, ये टेस्ट के लिए नहीं होते, एंटीबैक्टीरियल है, बाकी तीन टेस्ट के लिए होते हैं। इसका मतलब कि जो हमारा टंग है उसका जो सेंटर है जिसमें सिर्फ फिलीफारम है, और फिलीफारम टेस्ट के लिए है ही नहीं, एंटीबैक्टीरियल है, इसका मतलब कि हमारे टंग का जो सेंटर हुआ वो टेस्ट ब्लाइंड हुआ, वो टेस्ट के लिए नहीं होता। तो ये पॉइंट्स प्लीज आप लोग इसको जरूर देख लेंगे। अगर आप लोग जाएं स्मेल के लिए तो स्मेल में कोई खास बात है नहीं, हाँ इतनी है कि स्मेल को हम और आप लोगों ने अल्फेक्शन कहा हुआ था, और जो स्मेल वाले होते हैं इनकी कंसंट्रेशन नोज के अंदर बहुत ज्यादा होती है, और जो स्मेल है, अल्फेक्शन है, ये आमतौर पे कीमो रिसेप्टर्स के ग्रुप से बिलोंग करता है। टच है, टेक्टिशन है, लेकिन टच को हम और आप लोगों ने इससे पहले भी एक नाम दिया हुआ था, कि टच वाले को हम और आप लोग क्या कहते हैं। वो पेज नंबर 85 के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो टच होते हैं इनको हम मीजनर्स भी कहते हैं, लेकिन अगर आप लोग यहां पे टच को देख ले तो उसको हम टेक्टिशन भी कहते हैं, और टेक्टिशन का लफ्ज टेक्टाइल से निकला हुआ है, और जो टेक्टाइल होता है ये लफ्ज टेंटेकल, जो फर्स्ट ईयर में जो सेलेंट्रेट्स हैं, जहां पे हाइड्रा होते हैं वहां पे टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल का लफ्ज टेक्टिशन से निकला हुआ है, टेक्टिशन का मतलब टच होता है, इसका मतलब कि ये टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके अंदर भी कोई खास पॉइंट नहीं है, बरट्टे वाली बातें हैं वो आप लोगों को याद ना भी हो, खैर है। लेकिन जो इसके बाद होता है वो पेन होता है, और पेन को हमने इससे पहले एक और नाम भी दिया हुआ था, और यहां पे भी उसने कहा हुआ है नासिसेप्शन या नासिसेप्टर्स हम इसको कहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। और जो पेन वाले होते हैं, अगर आप लोग इसके नीचे आ जाए तो वहां पे तीन इसके फिर फर्दर टाइप्स होते हैं। नीचे वो लिखा हुआ है क्यूटेनियस, जो स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये स्किन के अंदर पेन को प्रोड्यूस करते हैं। फिर सोमेटिक होते हैं, जॉइंट्स के अंदर होते हैं, वो जॉइंट्स के अंदर और बोन्स के अंदर पेन को काज करते हैं, सारी डिटेक्ट करते हैं। और विजरल, जो कि बॉडी के अंदर होते हैं, विजरल ऑर्गन जो होते हैं, वहां पे बाद दफा पेन प्रोड्यूस होता है, ये उनको रिसीव करते हैं। इसका मतलब कि पेन वाले के फिर फर्दर टाइप्स हो गए हैं 3, उनको भी आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। एक छोटा सा क्विज आप लोगों को दे देता हूं, साथ में फॉर योर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसको आप लोग रीडिंग दे दे। रीडिंग देने के बाद आप लोगों ने मुझे ये चीज बतानी है कि ह्यूमन बींग्स के बॉडी में, इस फॉर योर इंफॉर्मेशन में, सबसे कम रिसेप्टर किस चीज के ज्यादा होंगे। अगर आप देख ले उसने जो बात पूछी हुई है वो ये है कि स्किन कंटेन्स अराउंड 200 पेन रिसेप्टर्स, इसका मतलब कि पेन रिसेप्टर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरे ख्याल में इसी ही सेंटेंस को अगर आप लोग रीड कर ले तो पता चल जाएगा कि ह्यूमन बींग्स के बॉडी में सबसे कम रिसेप्टर्स किसके होते हैं, वो वार्मथ के होते हैं। तो इस तरह की बातें आमतौर पे इनसे पूछी जाती हैं। ये तो वो बातें हो गई हैं जिनको हम और आप लोगों ने शेयर कर लिया है कि सेल बॉडी है, सेल बॉडी से डेंड्रान निकले हुए हैं, डेंड्रान के ऊपर डेंड्राइट्स होते हैं, उधर पे रिसेप्टर्स होते हैं। बता दिया रिसेप्टर्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस, जिस किस्म का स्टिमुलस उसी किस्म का रिसेप्टर होगा। तो आपके कोर्स में सारे रिसेप्टर्स तो नहीं है, कुछ है, लेकिन इसके ऊपर किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, बाकी आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सोचेंगे और क्वेश्चन आपके जहन में आ जाएंगे। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ न्यूरॉन 1। जो तीसरा पार्ट है उसको हम और आप लोग एक्सान हम इसको कहते हैं। ये जो तीसरा पार्ट होता है इसको हम आमतौर पे एक्सान हम इसको कहते हैं, और यहां पे मैं लिखवा लेता हूं एक्सान। ये तीसरा पार्ट हो गया, ये AXON है, ये AXON है एक्सान, लेकिन
EXON नहीं है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ ई लगा देंगे EXON तो एक्सान, ये हम इसको जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, उधर पे इसका इस्तेमाल जो है ये फिर प्रेजेंट होता है, तो ये एक्सान हुआ। ये जो एक्सान होता है याद रख ले, इसके लिए आपके बुक ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है वो ये है कि ये आउटग्रोथ्स होते हैं। आउटग्रोथ से मेरा मतलब ये है, आउटग्रोथ से मेरा मतलब ये है कि न्यूरोसाइंस में इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई मेन बॉडी है और इस मेन बॉडी से कोई बॉडी निकली हुई है और इस बॉडी के अंदर वो सारा कुछ प्रेजेंट होगा जो मेन बॉडी के अंदर है। यानी अगर आप लोग यहां पे देख ले साइटोप्लाज्म है, इसमें कोई शक नहीं, यहां पे भी साइटोप्लाज्म होगा। और एक अंदाजे के मुताबिक जितना सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है उससे कहीं ज्यादा इस एक्सान के अंदर होता है, क्योंकि एक्सान में 3 पार्ट्स हैं। इन 3 पार्ट में जो सबसे लेंथी पार्ट है ना वो एक्सान होता है। ये सबसे लेंथी पार्ट होता है, मीटर में इसकी लेंथ होती है। तो अंडरस्टूड बात है, इतना साइटोप्लाज्म सेल बॉडी के अंदर नहीं होता जितना कि एक्सान के अंदर होता है। इसलिए एक्सान के साइटोप्लाज्म को हम फिर एक्सोप्लाज्म कहते हैं। और ये बात मैंने आप लोगों को उधर बताई हुई थी कि क्यों हम इसके साइटोप्लाज्म को हम एक खास नाम नहीं देते, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक्सान वाले को एक्सोप्लाज्म का नाम दे दिया है, इधर पे इनकी जरूरत भी नहीं पड़ती। एंड नंबर 2 वो ये है कि अगर आप लोग इस सेल बॉडी के अंदर देख ले, मुख्तलिफ किस्म के आर्गेनिल आप लोगों को नजर आ रहे हैं। वो सारे के सारे आर्गेनिल इसके एक्सान के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस सिर्फ उधर सेल बॉडी के अंदर होता है, इधर एक्सान में नहीं होता। इसलिए मैंने आपके साथ ये बात शेयर की भी कि जो सेल बॉडी है, हम इसको सेल बॉडी कहते भी इसलिए है, एक ओपिनियन ये है कि इसका शेप सेल की तरह होता है। दूसरा जो ओपिनियन है वो ये है कि चूंकि सेल न्यूरॉन के जो न्यूक्लियस है वो इसके सेल बॉडी के अंदर होता है, तब जाके हम इसको सेल बॉडी कहते हैं। अगर ये किसी और जगह पे होता, हो सकता हम उसको फिर मेन बॉडी, सेल बॉडी हम फिर उसको कहते हैं। दूसरा रीजन इसके पीछे ये है सेल बॉडी का कि इसके यहाँ पे वो न्यूक्लियस जो है ये भी प्रेजेंट होता है। तो मेडिकल साइंस में वो स्ट्रक्चर कि जिसके अंदर न्यूक्लियस ना हो, बाकी सारी चीजें प्रेजेंट हो, तो उसके लिए हम जो लफ्ज लगाते हैं ना वो आउटग्रोथ का लगाते हैं। तो ये 2 थोड़े टेक्निकल लफ्ज हैं, आउटग्रोथ और साथ में ये जो एक्सटेंशन है, इन दोनों में फर्क हुआ। एक्सटेंशन में साइटोप्लाज्म हो भी सकता है, नहीं भी सकता, लेकिन आर्गेनिल कोई भी नहीं होगा। एक्सान में साइटोप्लाज्म है, सारे आर्गेनिल्स है, न्यूक्लियस नहीं होगा, तब जाके हम आउटग्रोथ का लफ्ज जो है ये लगा लेते हैं। डेंड्रान बहुत ज्यादा हो सकते हैं, एक्सान हमेशा के लिए एक होगा। एक्सान विज ऑलवेज एंड ऑलवेज 1, ये हमेशा के लिए एक होगा। लेकिन साथ में बता दिया है कि ये सबसे लेंथी होता है, यानी ये लार्जेस्ट पार्ट है न्यूरॉन का जो कि प्रेजेंट होता है। अगर आप लोग इस एक्सान को देख ले जो कि एक होता है, बता रहा हूं बार बार, लेंथी होता है, इनसे इस तरह के रूट्स निकले हुए होते हैं, ये ब्रांच्ड होता है। इस तरह के प्लांट होता है, उसका वो मेन ट्रंक होता है, बॉडी होती है, उनसे फिर रूट्स निकलते हैं। इस तरह से इनसे भी ऐसे रूट्स निकले हुए होते हैं। कितने होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। फिर हर एक रूट डिवाइड और रिडिवाइड होता है, हर एक रूट डिवाइड और रिडिवाइड होता है। जब फर्दर इनकी डिवीजन ना हो तो भी हम इनको डेंड्राइट्स कहते हैं, तो भी हम इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। तो प्लीज मेडिकल साइंस में, न्यूरो साइंस में आपके कोर्स के लिहाज से भी ये जो डेंड्राइट का लफ्ज है ये हम डेंड्रान के लिए भी लगाते हैं और ये हम एक्सान के ब्रांचेस के लिए भी हम इनको लगाते हैं। दोनों के लिए सेम होता है। ईटा में भी इन दोनों का मतलब एक ही होगा। डेंड्राइट का मतलब ये भी होता है, वो भी होता है, लेकिन चूंकि ये नाम डेंड्राइट डेंड्रान से मिलता जुलता है, तब जाके हम इनको आमतौर पे डेंड्राइट ये जो होते हैं ये एक्सान वाले होते हैं। सिर्फ एक्सान वाले नहीं होते बल्कि डेंड्रान वाले होते हैं, लेकिन चूंकि ये नाम मिलता जुलता है डेंड्रान से, तब आमतौर पे स्टूडेंट्स डेंड्रान वाले को डेंड्राइट्स कहते हैं, इस वाले को कोई खास नाम नहीं देते। जिस तरह के वो डेंड्राइट थे, इसके ऊपर रिसेप्टर्स थे, ट्रांसड्यूसर्स थे, इसी तरह से ये जो डेंड्राइट्स होते हैं इनके ऊपर जो चीज प्रेजेंट होती है इनको हम आमतौर पे कहते हैं साइनेप्टिक टर्मिनल्स। शाबाश है। कुछ लोग इसको साइनेप्टिक नॉब्स भी कहते हैं और कुछ लोग इसको साइनेप्टिक बटन्स भी कहते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है?
अगर आप लोगों को याद हो, हम और आप लोगों ने ये बात पढ़ी कि इधर पे वो न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स इधर से नीचे आते हैं और इन साइनेप्टिक टर्मिनल्स के अंदर फिर ये स्टोर होते हैं, यानी इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर ये स्टोर हो जाते हैं। तो इसका मेन फंक्शन ये हुआ कि यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इनकी डॉकिंग होती है, DOC के डॉक मीन्स ये यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, यहाँ पे गिर जाते हैं। तो अगर आप लोग ये डेंड्रान के क्या है रिसेप्टर्स को देख ले, उसका मेन फंक्शन स्टिमुलस को रिसीव करना है। लेकिन अगर आप लोग एक्सान के टर्मिनल्स को देख ले तो इसका जो मेन फंक्शन होता है कि इनके अंदर जो साइनेप्टिक टर्मिनल्स होते हैं, साइनेप्टिक जो नार्व्स होते हैं, ये इनको रिसीव करता है। दिस इज ए टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन 1। इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स जो भी मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं, ये सारी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।